मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज 5 BLM के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार। अपने अध्ययन करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट है अधिगम के लिए आकलन। इसमें अपने अध्ययन कर रहे थे आकलन के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे, जैसे पहले हो चुका है अधिगम प्रक्रिया में आकलन की परिभाषा, विचारों का संश्लेषण हो गया, विश्लेषण हमने कर दिया। अब हम अध्ययन करेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में। अधिगम प्रक्रिया में आकलन की क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। नंबर 1 है जैसे छात्रों की रुचि आधारित प्रक्रिया। छात्रों की रुचि के अनुसार छात्रों की रुचि आधारित प्रक्रिया। इसमें यह अध्ययन है कि अधिगम प्रक्रिया का जो आकलन है वो छात्र की रुचि के आधार पर संपन्न होता है। छात्र किसमें रुचि रखता है, जैसे मान लो एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वह विज्ञान विषय में उसकी रुचि नहीं है और उसका अधिगम प्रक्रिया में मन नहीं लग रहा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उसकी रुचि और कारणों को ज्ञात करेंगे कि छात्र की रुचि किसमें है और रुचि नहीं होने का कारण क्या है, जिससे छात्र का मन अधिगम प्रक्रिया में लग सके और छात्र की रुचि के अनुरूप ही अधिगम प्रक्रिया उपलब्ध करवाकर तथा बाधक कारणों को दूर किया जा सकता है। उसकी रुचि लगे और उसकी रुचि न लगने के कारणों का पता लगा करके उसे रुचिपूर्ण बनाया जा सके अधिगम प्रक्रिया को। ये है हमारा पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है अधिगम गतिविधियों का आकलन। अधिगम गतिविधियों का आकलन। अधिगम प्रक्रिया के आकलन में अधिगम गतिविधियों का आकलन किया जाता है। जैसे इसमें सुधार कैसे संभव किया जा सकता है, जैसे एक छात्र है, उसको कहानी और कविता के माध्यम से अधिगम करना अच्छा लगता है कि हम अधिगम प्रक्रिया में कहानी और रुचि को माध्यम ले सकते हैं और उस स्थान को, कविता और कहानी को उसमें स्थान दिया जाएगा और सामने छात्र जो खुद अधिगम गतिविधियों में सुधार एवं सृजन का अधिकार दिया जा सकता है। मतलब खुद बच्चा कहानी और कविता के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया में सहयोग देगा और उसमें जो कमियां हैं उसमें सुधार करेगा तथा शिक्षक द्वारा भी इसका सुधार किया जा सकता है। शिक्षक जो है छात्रों के लिए रुचिपूर्ण बनाने के लिए कहानी और कविता का प्रयोग कर सकता है। जैसे मैंने कक्षा के अंदर सारे 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, सभी का मन एक जैसा नहीं होता, सभी बच्चे अलग अलग बुद्धि लब्धि के हैं, तो बच्चों की रुचि के अनुसार उसको अधिगम प्रक्रिया में सहायक कर सकते हैं। कई माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं, कहानी को ले सकते हैं, कविताओं को माध्यम ले सकते हैं, गीत को माध्यम ले सकते हैं, इन चीजों द्वारा कर सकते हैं। नंबर 3 है अधिगम सामग्री का आकलन। अधिगम सामग्री के अंतर्गत विविध प्रकार के पाठ्यक्रम, विषय, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं एवं खेल आदि को सम्मिलित किया जाता है। अधिगम सामग्री के अंतर्गत जैसे बच्चों को रुचिपूर्ण बनाने के लिए हम कई प्रकार के पाठ्यक्रम प्रयोग कर सकते हैं, कई विषय चयन कर सकते हैं और सहगामी क्रियाएं, जो साथ देने वाली क्रियाएं, खेल कूद, इनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आकलन के माध्यम से यह ज्ञात किया जा सकता है कि अधिगम सामग्री छात्रों की योग्यता स्तर के अनुकूल है या नहीं। जो अधिगम सामग्री हम प्रयोग कर रहे हैं छात्रों के लिए, वो छात्रों के अनुकूल है या नहीं। इसी आधार पर एक कक्षा के विविध छात्रों के लिए अधिगम सामग्री अलग अलग रूप में प्रस्तुत की जाती है। एक कक्षा के अंदर काफी बच्चे हैं, तो सभी के लिए अधिगम सामग्री अलग अलग प्रयोग की जाती है। अलग अलग मानसिकता के बच्चे होते हैं, अलग अलग वातावरण से निकले हुए बच्चे हैं, उनके वातावरण के अनुसार
उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग सामग्री का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि छात्रों का मानसिक स्तर इसमें अलग अलग होता है। यह सभी कार्य अधिगम प्रक्रिया के प्रयुक्त अधिगम सामग्री के आकलन द्वारा संपन्न होता है। नंबर 4 है छात्र सहभागिता का आकलन। छात्र कितने सहभागी होते हैं, इसका आकलन किया जाता है। छात्र सहभागिता का आकलन, छात्र इसमें सहभागी कितने % हो सकते। छात्र सहभागिता का आकलन में छात्र की उत्सुकता, उसका अवधान और उसकी संलग्नता आदि का आकलन किया जाता है। जब छात्र किसी अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण मनोयोग से अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पाता या अपना प्रदर्शन नहीं कर पाता, तो उसमें क्या है, उसके बाध्यता क्या है, छात्र सहभागिता में उसकी बाध्यता क्या है, उसके कारणों को दूर किया जाता है, उन कारणों का पता लगाया जाता है, जिससे क्या है अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न हो सके और छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो सके। नंबर 5 है अधिगम वातावरण का आकलन। अधिगम वातावरण का उचित एवं प्रभावी होना अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इसके लिए उचित वातावरण का सृजन एवं आकलन करना इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे कक्षा कक्ष का वातावरण अधिगम किए जाने वाले विषय के अनुरूप है नहीं, जो हम प्रक्रिया प्रयोग कर रहे हैं अधिगम प्रक्रिया के लिए जैसा वातावरण चाहते हैं वैसा कक्षा में वातावरण है या नहीं, इसका अध्ययन किया जाता है। फिर विज्ञान विषय, मान लो एग्जाम्पल के लिए विज्ञान विषय का है छात्र, तो उसके लिए प्रयोगशाला है या नहीं, और विज्ञान संबंधी उपकरण है या उपलब्ध है या नहीं, इन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उनकी उपलब्धता करवाएंगे बच्चों को, फिर जो है अधिगम प्रक्रिया प्रभावी और संपूर्ण होगी। और शांत, शैक्षिक और सृजनात्मक वातावरण में अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि वातावरण जो है हमेशा प्रभावित करता है व्यक्ति को, तो वातावरण का बनाना जरूरी है। जो प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया अपने प्रयोग करेंगे उसके से संबंधित होनी चाहिए। नंबर 6 है अधिगम उद्देश्यों का आकलन। अधिगम उद्देश्यों का आकलन, अधिगम प्रक्रिया के आकलन में अधिगम उद्देश्यों का आकलन किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक अधिगम प्रक्रिया के लिए निर्धारित उद्देश्य होते हैं। जैसे विज्ञान विषय के अधिगम के लिए अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप विज्ञान के प्रकरण एवं इकाई के लिए के अनुरूप होना चाहिए, जिससे अधिगम उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो अधिगम प्रक्रिया के आकलन के द्वारा अपेक्षित सुधार किए जाते हैं। जो सब्जेक्ट बच्चों को दिया जाता है, जो सब्जेक्ट बच्चों के पास है, उसके अनुसार अधिगम प्रक्रिया में उसका प्रकरण उसके अनुसार है या नहीं, और उसके उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के अनुसार यह प्रक्रिया संपन्न हो रही है या नहीं, इन चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर हम उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो उनको अनुसार होगी। नंबर 7 है अधिगम सिद्धांतों का आकलन। अधिगम सिद्धांतों का आकलन, अधिगम प्रक्रिया का आकलन करने में यह निश्चित किया जाना चाहिए कि यह प्रक्रिया सिद्धांतों के अनुरूप संपन्न हो रही है या नहीं। जो अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत है उसके अनुसार यह हो रही है नहीं। अगर सिद्धांतों के अनुसार होती है
तो ही ये श्रेष्ठ मानी जाती है, अन्यथा ये श्रेष्ठ नहीं मानी जाएगी, सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तो सिद्धांतों का प्रयोग आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि छात्रों को रुचिपूर्ण, सरल एवं बोधगम्य हो। फिर 8 है अधिगम नियमों का आकलन। अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता अधिगम के प्रमुख एवं गौण नियमों पर निर्भर करती है, जैसे प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम आदि। आकलनकर्ता को अधिगम नियमों के आधार पर ही अधिगम प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए। जो आकलन कर रहा है उसको आकलन अधिगम के जो नियम है उनके आधार पर ही इसको संचालित करना चाहिए। इसमें अधिगम के प्रमुख एवं गौण दोनों नियमों पर निर्भर करती है, दोनों नियमों का प्रयोग करना चाहिए। जहां जिसकी ज्यादा आवश्यकता है वहां इसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें प्रभाव का नियम भी लागू होता है, तत्परता का नियम भी लागू होता है, अभ्यास का नियम भी लागू होगा। ये चीजें इसमें करनी पड़ेगी। ये इसकी आकलन की विशेषता है। अधिगम प्रक्रिया के 8 विशेषताएं हैं, अलग अलग हैं। आगे हम करते हैं अध्ययन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विविध प्रतिमानों में आकलन का उद्देश्य क्या है। आकलन का उद्देश्य इसमें है कि आकलन की प्रक्रिया को विविध विद्वानों, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों सभी ने अपने अध्ययन और विचारधारा के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी है, अलग अलग विचार रखे हैं। इसमें प्रमुख प्रतिमानों में आकलन की विचारधारा एवं उद्देश्यों का वर्णन नियमित रूप से किया जा सकता है। इसमें 3 है। पहला है व्यवहारवादी। नंबर 2 है संरचनावादी प्रतिमान। नंबर 3 है सामाजिक सांस्कृतिकवादी प्रतिमान। सबसे पहले अपना अध्ययन करते हैं व्यवहारवादी के बारे में। व्यवहारवादियों का ये मानना है कि मनोविज्ञान का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र व्यवहार है। प्रमुख अध्ययन क्षेत्र जो है उसका व्यवहार ही है। व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों से अधिगम का स्तर ज्ञात होता है। व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार ही उसका अधिगम स्तर को ज्ञात किया जा सकता है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, व्यवहार कैसा है उसका। अधिगम प्रक्रिया की परिभाषा की बात की जाए तो अलग अलग विद्वान ये कहते हैं, अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, लेकिन सभी का निचोड़ करके एक ही बात होती है कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होना ही सीखना है या अधिगम कहलाता है। लेकिन स्किनर जो है व्यवहारवादी है, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सीखना व्यवहार को उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम जो क्या है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य तालमेल की प्रक्रिया है। इसी क्रम में व्यवहारवादियों ने माना कि जो कुछ भी बालक सीखता है उसके आधार पर उसका व्यवहार निर्मित होता है। जो बालक जैसे सीखता जाएगा उसका व्यवहार में परिवर्तन होता जाएगा और व्यवहार उसका बनता जाएगा। जैसे एक छात्र स्वयंगात्मक रूप से अस्थिर है, स्वयंगात्मक रूप से वह स्थिर नहीं है, अस्थिर है। अगर उस बालक को एक समूह में कार्य करने को दिया जाए
तो वह अपने स्वयं पर नियंत्रण करना सीख जाता है और इस आधार पर छात्रों में स्वयंगात्मक स्थिरता उत्पन्न होती है तथा उसका व्यवहार भी समायोजित एवं मर्यादित रहता है तथा इस प्रकार व्यवहारवादी अधिगम को व्यवहार परिवर्तन के रूप में देखते हैं। व्यवहारवादी यह मानकर चलते हैं कि जो कुछ भी बालक या बालिका द्वारा सीखा जाता है वह उसका उपयोग अपने व्यवहार में करता है। जैसे एक बालक है, छात्र सड़क पर जा रहा है, उसे अचानक तीव्र आवाज सुनाई दी, वह पीछे मुड़कर देखता है, उसे ज्ञात होता है कि कोई बस आ रही है और वह सड़क के किनारे चलने लगता है। उसके बाद उसने ये सीख लिया कि यह हॉर्न की आवाज किसी बस की हो सकती है, किसी व्हीकल की हो सकती है, इसलिए हॉर्न सुनकर सड़क के किनारे आ जाना या उस रास्ते पर चलना चाहिए जहां लोग पैदल चलते हैं, तो बस नहीं आती, जहां बस नहीं पहुंचती, जहां लोग फुटपाथ पे चलते हैं या जिस पे पैदल लोग चलते हैं। इस प्रकार वह सड़क के नियम सीख जाता है और सुरक्षित व्यवहार सीख जाता है, अपने को सुरक्षित करना सीख जाता है। आवाज को सुनकर वह सीखता है कि यह आवाज जो है किसी साधन की हो सकती है, अगर वो पीछे से आ रहा था अपने साइड में हो जाए, अपने को रास्ते में नहीं चलना चाहिए, वहां चलना चाहिए जहां पैदल लोग चलते हैं, बस से दूर, साधनों से दूर। ये चीजें क्या है, ये व्यवहारवादी में सीखने को मिलती है। इस प्रकार सीखने की जो प्रक्रिया है व्यवहार के रूप में, उनके अलग अलग बिंदु हैं, उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है अधिगम नवीन व्यवहार के रूप में। अधिगम नवीन व्यवहार के रूप में व्यवहारवादियों का यह मानना है कि अधिगम एक नवीन व्यवहार के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसे एक बालक पहली बार आग को देखता है, वह उसको छूने की कोशिश करता है, तो वह जल जाता है। जलने के बाद उसको महसूस होता है कि आग के पास नहीं जाना चाहिए। वह दूसरी बार आग को देखेगा तो उससे अपने आप को बचाएगा, उससे दूर होगा। तो वो क्या हुआ, नवीन व्यवहार उसने सीखा कि आग के पास नहीं जाना चाहिए, उसे जल सकता है, पीड़ा हो सकती है, इसलिए वह उसे छूने की कोशिश भी नहीं करता और उसके प्रति नवीन प्रक्रिया अपने देख सकते हैं। दूसरा है अधिगम परिपक्व व्यवहार के रूप में। अधिगम परिपक्व व्यवहार के रूप में, जैसे एक बालक अपने परिवार में देखता है कि उसके पिताजी भाइयों में सबसे बड़े हैं और जो कुछ भी भाइयों को देते हैं सबसे पहले भाइयों बड़े पर अपने छोटे भाई बहनों को बांटते हैं, फिर वो जो बचता है उनको वो अपने पास स्वीकार करते हैं। वह बालक भी अपने परिवार में बड़ा होता है तो अपने भाई बहनों को प्रत्येक कार्य में आगे रखने की कोशिश करेगा, पहले उनके बारे में सोचेगा फिर अपने बारे में, क्योंकि वह उसने अपने पिता से सीखा है। तो यह परिपक्व व्यवहार का रूप देख सकते हैं इसमें कि अपने परिवार के अंदर जैसा सिस्टम चलता है, जैसे उसकी प्रक्रिया है माता पिता से बालक सीखता है, तो वह व्यवहार के रूप में आएगा परिपक्व व्यवहार के रूप में। नंबर 3 है अधिगम संगठित व्यवहार के रूप में। अधिगम संगठित व्यवहार के रूप में। एक बालक
अपनी कक्षा में कक्षा नायक को देखता है, मॉनिटर को देखता है कि मॉनिटर का स्वभाव कक्षा में कैसा है, सभी की वो मदद करता है, सभी की वो बात रखता है, सभी के वह कार्य करता है, काम आता है, सभी को वो पसंद रखता है, शिक्षक भी उससे खुश हैं, बच्चे भी उससे खुश हैं, पूरी कक्षा उससे खुश है। और वह अपने परिवार व्यवहार को संगठित बताते हुए एक नायक की भांति कार्य करता है। तो यह क्या है? संगठित व्यवहार है। इस प्रकार बालक या अपने आदर्श प्रतिरूपों से सीखकर अपने व्यवहार को संगठित करने का प्रयास करता है। उस कक्षा मॉनिटर को, कक्षा नायक को देख करके अन्य बालक भी ये सीखते हैं कि दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, सभी के साथ खुश रहना चाहिए। इससे शिक्षक भी खुश हैं, पूरी कक्षा का वातावरण भी अच्छा है और सभी उस पर विश्वास करते हैं और सभी की बात आगे रखता है टीचर्स के सामने। तो ये क्या है? संगठित व्यवहार के रूप में आएगा। नंबर 4 है अधिगम कुशल व्यवहार के रूप में। अधिगम कुशल व्यवहार के रूप में सीखने की जो प्रक्रिया है वह व्यक्ति के व्यवहार को कौशलयुक्त बनाती है। जैसे मान लो एक शिक्षक है, वह कक्षा में अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न नियमों का पालन करता है। जो सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा उन्होंने कौशल सीखे हैं शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए, वह उन कौशलों का प्रयोग करता है, छात्रों के स्तर के अनुसार उनका अध्ययन करवाता है, बच्चों को पुनर्बलन देता है, उनको उदाहरण देकर समझाता है, विभिन्न माध्यमों का, टीचिंग, टीए का, स्किल का, सभी का प्रयोग करता है और मॉडल का प्रयोग करता है ताकि कक्षा का वातावरण अच्छा हो और शिक्षण जो है उसका प्रभावी हो सके। और इसी प्रकार छात्र भी कई प्रकार के कौशलों को सीखकर अपने व्यवहार को कुशल बनाता है। नंबर 5 है अधिगम सहयोगी व्यवहार के रूप में। सीखना सहयोगी व्यवहार को विकसित करता है। जैसे कक्षा के अंदर शिक्षक ने सभी छात्रों को समूह बनाकर कार्य करने के लिए दिया गया है। कोई कार्य देते हैं बच्चों को, जैसे पौधारोपण का कार्य है या कैंप द्वारा बच्चों को कार्य दिया जाता है कि ग्रुप बनाकर आप अपना कार्य करें। तो ग्रुप में बच्चों को बांट दिया जाता है। वो बच्चे के अपने ग्रुप को अच्छा दिखाने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। जो ग्रुप में जो छात्र साथ में है वो एक दूसरे की मदद करके अपने कार्य को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या है, उसमें सीखने की प्रवृत्ति जागृत होती है और सहयोगी बनकर सहयोग करके अपने कार्य को अंजाम देने की इच्छाएं जागृत होती है। वो अपने कार्य को उत्तम बनाने की कोशिश करता है और यह सहयोगी व्यवहार के रूप में आता है। नंबर 6 है अधिगम चारित्रिक व्यवहार के रूप में। अधिगम चारित्रिक व्यवहार के रूप में एक छात्र अपनी कक्षा में ये देखता है कि किसी बच्चे ने सत्य बोला हो, सत्य के लिए उसको पुरस्कृत किया गया हो, या कक्षा में एक बच्चा अनुशासित है, बहुत अच्छे कार्य करता है, उसको पूरे वर्ष का पुरस्कार दिया जाता है। सभी टीचर्स के सामने, सभी बच्चों के सामने उसको सम्मानित किया जाता है। किसी बच्चे ने किसी अन्य व्यक्ति की मदद की हो, सड़क पार करवाई हो, उसके लिए लोगों ने तालियां बजाई हो। तो ये चरित्र की बातें हैं। तो बालक उनसे देख के प्रेरित होता है, अपनी कक्षा के दूसरे बालकों को देख के प्रेरित होता है कि इस बालक ने अच्छा कार्य किया है, समाज के लिए अच्छा कार्य किया है, स्कूल के लिए अच्छा कार्य किया है, परिवार के लिए अच्छा कार्य किया है। तो उसको सम्मानित किया जाता है। उसको देखकर मैं भी अच्छा कार्य करूँ, मुझे भी सम्मान मिलेगा। ये चीजें क्या है, चारित्रिक व्यवहार को जन्म देता है और चारित्रिक गुण बच्चे में विकसित होते हैं। तो ये 6 पॉइंट थे। उसके आगे हम कल अध्ययन करेंगे इसके बारे में। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।